दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एनसीईआरटी का डिजिटल नोट्स इतिहास का, हिस्ट्री का। इससे पहले 8 क्लास हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज 9th क्लास है। आज हम लोग लेंगे अरविंदो घोष, शिक्षा में क्या उनका विचार था, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, महिला जाति एवं सुधार। इनको कंप्लीट करते हुए महिला एवं शिक्षा को कंप्लीट करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर का पेपर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइन कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ, शुरू करते हैं आज अरविंदो घोष से। अरबिंदो घोष ने 15 फरवरी 1908 को मुंबई में अपना एक सभा भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पे बोलते हुए कहा, इनका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना, इसके लिए अपने पूर्वज के साहसिक कार्यों पे गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। इनमें से हमारे जो पूर्वज जो साहसिक काम किए थे उनके बारे में चिंतन करना। शिक्षा को मातृभाषा में ही होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा पहुंचे। अगर मदर टंग में होगा तो शिक्षा व्यापक हो जाएगा। अरविंद ने इस बात पे भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल्य के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी मूल के साथ तो जुड़े रहेंगे अपना सभ्यता संस्कृति से, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार, लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला इन द सेंस हैंडीक्राफ्ट भी सीखनी चाहिए ताकि वो स्कूल छोड़ने पे उनका रोजगार की गारंटी हो सके, जो जिसका आज हम कह सकते हैं टेक्निकल डिग्री। आज टेक्निकल डिग्री से लोगों को अगर जॉब ना भी मिले तो वो टेक्निकल अपना स्किल्स को यूज करके वो अपना बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं, बेरोजगार नहीं रहेंगे। यही सेंस था। महात्मा गांधी शिक्षा में क्या है, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जाना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उससे उन्हें सामाजिक परिवेश से काट दिया जाता है और उन्हें अपनी ही भूमि पे अजनबी बना दिया जाता है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से। उनका राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय सांस्कृतिक से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीका भूल चुके होते हैं। नोट डाउन करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को लेते हैं, उन्होंने शिक्षा में क्या योगदान, शिक्षा के बारे में क्या कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन संस्था की स्थापना 1901 में की थी। टैगोर का यह मानना था सृजनात्मकता शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ते से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोला कि स्टूडेंट जो है नेचुरल प्राकृतिक से, अपना वातावरण से वो काफ़ी कॉग्निटिव उनका डेवलपमेंट हो, संज्ञानात्मक विकास हो। इसके लिए उन्होंने अपना सिटी से 100 किलोमीटर दूर स्कूल खोला। अपना स्कूल खोलने का इन्होंने फैसला लिया। उन्होंने यह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ-साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मकता, मेधा को और विकसित कर सकते थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट थॉट था उनका। अब देखेंगे राजा राममोहन राय, इनका क्या है। ब्राह्मो सभा, सबसे पहले राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्राह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसके बाद में ब्राह्मो समाज का नाम रखा गया। यानी कि ब्रह्म समाज का प्रतिपादक कौन है, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम भी छेड़ी। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाला व्यक्ति और ब्रह्म समाज कौन है, राजा राममोहन राय। अब देखेंगे राजा राममोहन राय सांस्कृतिक फारसी तथा अन्य कई भाषा एवं यूरोपीय भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं है, कि विधवा को आप जला दोगे, ऐसा कोई मतलब तुक ही नहीं बन रहा था। 1829 में सती प्रथा पे पाबंदी लग गई। नोट डाउन करेंगे। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज, अगर आर्य समाज की बात हो तो स्वामी दयानंद सरस्वती, अगर ब्रह्म समाज की बात हो तो अभी हमने देखा कि कौन, राजा राम मोहन राय। और वो संस्कृत और फारसी के ज्ञाता भी थे और सती प्रथा में सबसे पहले मुहिम उन्होंने चलाई थी। अब देखेंगे आर्य समाज की बात हो, स्वामी दयानंद सरस्वती स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का भी प्रयास किया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्होंने विधवा विवाह का भी
समर्थन इन्होंने भी किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखेंगे महिला जाति एवं सुधार, इनसे कुछ पॉइंट को लेंगे, इनसे कुछ देखेंगे पॉइंट। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, ये तो मानना पड़ेगा, भिन्न तो थे। ज़्यादातर बच्चे की शादी बहुत कम उम्र में ही करा दी जाती थी। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्म के पुरुष को एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वो अपने पति के चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह के स्वेच्छा से या जबरदस्ती से मार दी गई महिलाओं को सती कह के महिमांडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला है था। उस समय के 200 साल पहले संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिला की प्राय कोई पहुंच ही नहीं थी। शिक्षा, देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी, ऐसा अफवाह था 200 साल पहले। अब देखेंगे समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, मतलब डिफरेंस ही नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पे ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियां का लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी कि ऐसा काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पे खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करना, सवर्ण जातिया के इस्तेमाल वाले कुएं से पानी निकालना या ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पे नहाने तक की छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्ज का मनुष्य माना जाता था उस समय, उस पीरियड में। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे महिला एवं शिक्षा से कुछ चीजों को लेते हैं। कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। एक तो कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में कुछ समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। अब 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति को देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था कि घर पे ही ये पढ़े, अपना परिवार के बीच में ही। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। वाह, हैशटैग उनको सैल्यूट है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले के द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ज्योतिराव फूले के द्वारा महाराष्ट्र में। अब देखेंगे उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं जो थी वो अरबी और कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ समाज सुधारक ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी में आखिर से ही उर्दू में उपन्यास नॉवेल्स का सिलसिला शुरू हुआ था। अब देखेंगे इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वह धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। भोपाल के बैगमो ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। ये क्वेश्चन आ भी चुका था। भोपाल के बैगमो ने अलीगढ़ लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम का नाम क्या था? बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी, ये रूढ़िवाद पक्ष के। उनका मानना था प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं और औरतों को निचले दर्जे में रखा जाए। काफी अच्छा सोच था इनका। अब देखेंगे 1880 के दशक आते आते भारतीय महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने लगी। बहुत सारी महिला लिखने लगी और उन्हें समाज में महिलाओं की स्थिति पे अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब भी प्रकाशित किया, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना भी किया गया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताराबाई शिंदे ने यह लिखा है। संस्कृत की महान विद्वान पंडित रामाबाई
का मानना था, उनको संस्कृत का विद्वान किसे मानते हैं? विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं का दुर्दशा पे एक किताब लिखी थी। उनका पुनः एक विधवा गृह की स्थापना की। विधवा गृह इन द सेंस उन्होंने पूना में विधवा गृह का स्थापना की, जहां ससुराल वाले के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वो अपना रोजी रोटी को चला सके। अब देखते हैं बाल विवाह। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। पहले यह नियम था 1929 में 16 साल में लड़की की शादी और लड़के का उम्र होना चाहिए था 18। नोट डाउन करेंगे। बाद में इसे 21 और 18 कर दिया। लड़की की उम्र 21 और लड़के का 21 होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं जाति और समाज सुधार जी। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 परमहंस मंडली का गठन किया गया। वो परमहंस मंडली जाति विशेष के लिए काम कर रही थी। नोट डाउन करेंगे। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। मदिगा आंध्र प्रदेश में वो पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियां सीने में यह माहिर थे। मदिगा अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी भी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी नौकरी में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्हें इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई, उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर माने इतना वो उस समय कास्ट क्या ये थे, आवाज उठाई तो कक्षा में बाहर बरामदा में बैठ के सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, लेकिन कमरे को दूषित ना कर सके ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। अब देखेंगे दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वो उनकी खेत संभालते थे। जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे ये लोग। नोट डाउन करेंगे। काफी उस समय का चीजें थी ये। आगे ये देखते हैं समानता और न्याय की मांग। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत किसने की? शुरुआत घासीदास ने की थी। नोट डाउन करेंगे। इसकी शुरुआत किसने की? घासीदास ने की। इन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया और उनके सामाजिक स्थिति को सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर भी सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहां एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पे लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मान्यता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरी देवम, मनुष्यानु मानवता की एक जाति है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर है। इनका यह मानना था। अब देखेंगे गुलामगिरी। इनसे भी कुछ चीजों को देखते हैं। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे प्रमुख नेता में से एक थे। ज्योतिराव फूले 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों के द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा उनको मिला। उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया। उन्होंने ब्राह्मण के इस दावे पे खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो कि उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्हें इस मिट्टी के असली वारिस आर्य के आने से पहले यहाँ के रह रहे मूल निवासी थे। आर्य तो बाद में आए ना, यहाँ के कुछ लोकल निवासी थे को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया गया। कि किसने किया? आर्य ने। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वो पराजित जनता के नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जाति का उनकी जमीन और सत्ता पे कोई अधिकार नहीं है। ऊंची जाति वाले को उनके जमीन और इस पे कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ये किनका कहना था? फूले का कहना था। फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ पे स्वर्ण युग था। जी, आर्य के शासन से पहले तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहांत पे न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया शूद्र यानी कि श्रमित जातियां और अति शूद्र अछूत
को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज, किसने, फूले ने किया, नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। फूले से दो चीज है, एक तो सत्य शोधक समाज उन्होंने निर्माण किया और गुलामगिरी किताब उन्होंने लिखा। इसे लगभग 10,000 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलाम को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस तरह के उन्होंने भारत के निम्न जाति और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे गैर ब्राह्मण आंदोलन, इसमें क्या था, इसके कुछ पॉइंट लेते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। इस प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों को था जिन्हें शिक्षा, धन, प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारी के वंशज है जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देसी द्रविड़ नस्ल को हराकर दक्षिण भूभाग पे विजय हासिल की। उन्होंने सत्ता पे ब्राह्मणवादी दावों को भी चुनौती दिया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईबी जी, इनको चेक करते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईबी रामास्वामी नायर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े। अपने प्रारंभिक जीवन में वो सन्यासी थे, स्टार्टिंग में वो सन्यासी थे। उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही है जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता, मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों को अछूत को भी खुद मुक्ति पानी होगी। काफी इंपॉर्टेंट है। पेरियार हिंदू वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। कौन थे? पेरियार। खास तौर से मनु द्वारा रचित संगीता, भागवत गीता और रामायण के वो कटु आलोचक थे। पेरियार, उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपनी सत्ता तथा महिला पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया, अपना प्रभुत्व को जमाने के लिए। अब देखेंगे ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज का स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों के अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार भी नहीं था। ब्राह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उसे नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। केशव चंद्र सेन ब्राह्मो समाज का मुख्य नेताओं में से एक थे। केशव चंद्र सेन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे डेरिजियो एवं यंग बंगाल। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरिजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचार से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पे सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उन्होंने विद्यार्थियों के परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी उंगली उठाई। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग और सोच व अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के लिए अभियान भी उन्होंने चलाया। नोट डाउन करेंगे। अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, इन्होंने भी काफी योगदान दिया था। रामकृष्ण मिशन नामक स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा गया है। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्यों पे जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902, जिनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद का जो रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त है। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित और आधुनिक विचारधाराओं से जोड़ के संपूर्ण विश्व का प्रसारित किया। अब देखेंगे 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि
ऐसे विद्यमान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता दुर्दशा से अतिशय दुख हुआ। उनका यह दुख विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को भी उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान दिया। उन्होंने नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अब देखते हैं प्रार्थना समाज और बेद समाज को कंप्लीट करते हैं। और 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पे लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। प्रार्थना समाज ने उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पे विचार विमर्श भी किया गया। अब देखते हैं वेद समाज। मद्रास, चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्राह्मो समाज से प्रेरित था। नोट डाउन करेंगे। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासियों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की है। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों आगे के वीडियो में लेंगे अलीगढ़ आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय। इनको चेक करते हुए हम लोग आगे वीडियो लेंगे। वीडियो काफी लंबा होगा। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली आप कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।